हाँ, सो हम ये डिस्कस कर लिए। ओके, क्या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे हम एनिलीन की, तो हमें ऑर्थो पैरा पे हमें मिलने वाला है क्या 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूट चाहिए तो क्या करेंगे, तो हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। ओके, तो वो हमने करवाया और हमें एक ही जगह पर ब्रोमीन मिल रहा है। ओके, नाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन ऑफ एसिटानिलीड, कल देखा था, याद करो, याद आया? ओके, सो ऑफ एसिटानिलीड interacts with oxygen atom due to the resonance as shown below। तो आगे देखो, आगे नाइट्रोजन का क्या होगा आगे वो बता रहे हैं। तो ये हमारा N है और N के साथ देखो ये हमारा, ये वहां देखोगे तो तुम्हें ध्यान, ये ऊपर वाला है ना, वो स्ट्रक्चर को यहाँ बताया। अच्छा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब वो यहाँ 2 हो गए, तो देखो कार्बन के कितने, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो 5 तो हो नहीं सकते, तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, वो टूट जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। अब क्या होगा, अब फिर से वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आएंगे और नीचे आके यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। अब फिर से कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई, तो अब वापस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो वापस यहाँ चले जाएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा कंटिन्यूअसली ऐसे। देखो ये यहाँ क्लीन कर दो, यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर वापस यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का, वैसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो वही चीज बता रहे हैं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन ऑफ acetanilide interacts with the oxygen atom due to the resonance as shown below, and hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for the donation to the benzene ring। मतलब अभी ये बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्ट्रक्चर कम शो करेगा। क्यों? क्योंकि वहां जो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने लगा। जैसे हमने देखा था कि एनिलीन का जो से हमारा एनिलीन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो नीचे जाके हमें एनिलीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिले थे। ओके, लेकिन अब वो 5 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर जो जुड़ा हुआ है वो और नजदीक है और इजीली रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा है ऑक्सीजन के साथ। ओके, तो वही चीज बताई गई है, लेस अवेलेबल फॉर द डोनेशन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ द NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ द एमिनो ग्रुप। मतलब जो एमिनो ग्रुप है हमारा, NH2 ही बोल दो, तो जो NH2 है उसकी कंपेयर में NHCOCH3 का जो कैपेसिटी है और रेजोनेंस कैपेसिटी है वो ज्यादा है। तो वही बोल रहे हैं देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट मतलब जहां पर वो जाने चाहिए वो, तो एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज लेस देन दैट ऑफ द एमिनो ग्रुप। तो एमिनो ग्रुप का ज्यादा है इसलिए 2 4 6 पे चला गया ब्रोमीन, लेकिन इसका कम है इसीलिए डायरेक्टली से 4 पर गया है। डन। तो ये रीजन पूछ सकते हैं, रीजन इज इंपॉर्टेंट। वैसे प्रोसेस केमिकल रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, पूछने के वजह से कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब अगर तुम्हें ब्रोमिनेशन करना है, एमाइन का ब्रोमिनेशन ही कर रहे हैं ना, ब्रोमीन का ऐड करो मतलब ब्रोमिनेशन। तो एमाइन का जब तुम ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो तुम्हें 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है। तो अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन चाहिए तो क्या करूंगा, तो हमने देखा कि पिरिडीन की प्रेजेंस में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूएंट मतलब एकदम लास्ट में Br मिल जाएगा जो हमें चाहिए था, वो हमने देख लिया। लेकिन ऐसा होगा तो होगा क्यों? क्योंकि हमारा जो बन रहा है बीच में इंटरमीडिएट, ओके, मतलब NHCOCO3 जो जुड़ रहा है, कहां से आया ये वहीं से आया है। कहां? वहीं से, एसिटिक एनहाइड्राइड में से 2 बार तुम्हारा CH3COOH निकल रहा है। देखो वो तो हमने डिस्कस किया ना, 2 बार, यहां पर एक बार तुम्हारा निकलेगा CH3COOH, ये 2 है उसमें से एक निकल जाएगा, दूसरा कहां है, ये रहा। फिर वो जो है वो भी एक बार फिर से निकल जाएगा, तभी तो ये सब कुछ निकल गया और यहाँ पे बन गया NH2। वो निकल गया हुआ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हमने डिस्कस किया ना। डन।
तो CH3COOH यहाँ भी निकल जाएगा और CH3COOH यहाँ भी निकल जाएगा। डन। तो हमारे एनिलीन में से तुम्हारा 4 ब्रोमो एनिलीन मिल गया। ओके अब ऐसा हुआ क्यों? तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो NHCOCH3 ग्रुप है वो लेस एक्टिवेटिंग है। लेस एक्टिवेटिंग है तो लेस जगह पे ही जाएगा। वो मोर एक्टिवेटिंग था। कौन? डायरेक्टली, जैसे कि तुमने यहां से डायरेक्टली किया तो जो NH2 ग्रुप है हमारा एमाइन है, और जहां पे जो बुक में वर्ड यूज किया है एमिनो ग्रुप, वो मोर एक्टिवेटिंग है। मोर एक्टिवेटिंग है तो ज्यादा जगह पे चला जाएगा। सिंपल है। डन। पक्का समझ में आया? ओके तो ये थी हमारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला? अब तक तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते थे। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला क्योंकि अगेन नाइट्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, नाइट्रोजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही, लेकिन हर बार हम क्या करते थे? हम H को निकाल के R को लगाते थे। डन। मतलब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता था, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक बोला था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमने बेंजीन रिंग ली हुई है और एक्चुअली नेगेटिव चार्ज ऐड हो रहा है। मतलब नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो रहे हैं। देखो वैसे देखा जाए तो नेगेटिव नेगेटिव ही है क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और क्लोरीन क्या होता है? ब्रोमीन क्या होता है? आयोडीन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो वो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारा एमाइन किसके टुवर्ड्स में अट्रैक्ट हुआ? नेगेटिव के टुवर्ड्स में। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डन। अदरवाइज इससे पहले तो पॉजिटिव के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होता था तो हम बोलते ही थे ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डन। लेकिन फिर से एलिफेटिक में मत डाल देना, ये एरोमेटिक में है। डन। ओके तो ये हमने देखा ब्रोमिनेशन। ओके अच्छा ब्रोमिनेशन है और उस बहुत कुछ है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सेम ही है तो टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरा है क्या? हमारा नाइट्रेशन। जो हमने ये समझा ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ब्रोमिनेशन, सेम वे नाइट्रेशन, सेम वे, कोई डिफरेंस नहीं। देखो मैं तुम्हें यहीं पे बता देता हूं। देखो क्या है? एनिलीन लिया, उसमें से तुम्हें क्या मिला? यहां पर देखो 4 पे मिला, 3 पे मिला और 2 पे मिला। डिफरेंट डिफरेंट मिले, उसके परसेंटेज के साथ गिवन है। चलो पढ़ते हैं आराम से। ओके देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीन। डायरेक्ट नाइट्रेशन क्या? एनिलीन का। ओके यील्ड्स द टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो ये सारे के सारे नाइट्रो डेरिवेटिव्स हैं। मोर ओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक है देखो H2SO4 HNO3। ओके स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड मतलब एसिडिक मीडियम है तो वो H+ रिलीज करेंगे। तो प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन। याद करो एनिलीनियम आयन मतलब क्या? H+ इसको दे दो, नहीं दिया ना यहाँ पे? हाँ नहीं दिया। H+ इसको दे दो। ये H+ आएगा कहां से? यहां से आएगा, यहां से आएगा। H+ इसको इसके पास आएगा तो ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा, मतलब NH3+। डन। ये है हमारा एनिलीनियम आयन। अब ये भाई साहब ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो डायरेक्टिंग थे, लेकिन हमारे ये NH3+ वो मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर मेटा भी मिल रहा है। नहीं तो हम सोचेंगे भाई इससे पहले ब्रोमिनेशन में तो मेटा पे आया नहीं कुछ, अब कहां से आ गया? ओके ये इसकी वजह से आया है। डन। तो ये एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, दैट्स वाई यहां पर आया है हमारा NO2। लेकिन हमारा इससे पहले जो एनिलीन लिया था हमने NH2 ग्रुप, वो कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो वहां पे ऑर्थो और पैरा पे जा रहा था। सिंपल। ओके चलो तो एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग, दैट इज व्हाई बिसाइड्स द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज आल्सो फाउंड। तो देखो 51% पैरा, 2% ओनली ऑर्थो एंड 47% मेटा भी है। ओके however by protecting the NH2 group by acetylation reaction with the acetic anhydride, the nitration reaction can be controlled and the para nitro derivative can be obtained as the major product। मतलब क्या? एसिटाइलेशन करेंगे हम। ओके तो जैसे अभी हमें पैरा ब्रोमो मिला था, वैसे ही हमें पैरा नाइट्रो भी मिल सकता है। ये नीचे करके दिखाया है, देखो क्या है? फिर से बेंजीन, फिर से पेरिडीन। देखो इसके पहले किया वही सेम, फिर से पेरिडीन। अभी ये जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड आए तो तुम ऐसे मत लिखना, तुम्हें अगर इजी लग रहा है तो लिखो, लेकिन मुझे तो जो हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं वही इजी लगता है।
तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O और ये है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, पिरिडीन के प्रेजेंस में लिया अगेन। अब तो बोलो, एक बार तो बोल दूं, पिरिडीन के प्रेजेंस में किस वजह से लिया? क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा पिरिडीन भी बेसिक है, हमारा एमाइन और से एनिलीन भी क्या है, बेसिक है। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, H+ को गेन करने की। अगर H+ को गेन करने की प्रॉपर्टी है तो तुम H तो निकाल ही नहीं सकते उसमें से, तुम्हारी प्रॉपर्टी ही गेन करने की है, तो H कैसे निकालोगे? तो H तुम निकाल सकते हो कैसे, तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस लेके आ जाओ। तो एनिलीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है पिरिडीन, दैट्स व्हाई अब एनिलीन H+ निकाल सकता है और वही H+ कौन गेन कर लेगा, पिरिडीन। डन। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग पिरिडीन। अगर पिरिडीन नहीं लिया तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ओके। हाँ, सो पिरिडीन ले लिया, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सिंपली अब फिर से जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड लो, एक तो CH3COO इथेनोइक एसिड जाने वाला है। तो देखो ये CH3COO और एक H आ गया। कहां से आया, यहीं से आया। तो 2 H थे तो 1 H हो गया। वो 1 H कहां गया, ये रहा। तो ये भाई साहब तो गए, इथेनोइक एसिड गया। बाकी क्या बचा, CH3CO, उसको उठा के यहां रख दो, CH3CO खत्म। डन। अब इसकी रिएक्शन फिर से देखो, HNO2, HNO3, H2SO4, 288 केल्विन, फिर से ज्यादा एसिडिक हो गया है। अच्छा, अब तो NHCOCH3 और NO2 ग्रुप यहां से जो हमें मिलेगा वो कहां जाएगा, डायरेक्टली पैरा पे जाएगा। तो इसलिए लिखो पैरा नाइट्रो एसिटानिलीड। डन। ओके, सो पैरा पे आ गया है हमारा नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, HNO3 भी लिया हुआ है ना हमने, तो NO2 ग्रुप वहां पे आ गया है। अब फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करो, H2O। तो इसमें क्या होगा, H+ होगा और OH- होगा। H+ जो होगा वो चला जाएगा यहां इसके साथ, तो क्या हो गया, NH2 हो गया। तो ये NH2 हो गया और ये OH कहां जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, CH3COOH, वो भी फिर से हो गया इथेनोइक एसिड। तो यहाँ 2 बार, उससे पहले भी देखा, इससे पहले भी 2, जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड लिया तो यहां पर हमारा क्या हुआ, माइनस CH3COOH। यहां पर भी क्या हुआ, माइनस CH3COOH। डन। ये पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल गया, सिंपल। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सल्फोनेशन। अगेन जैसा ये दोनों था वैसा ही इजी है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज जो तुम्हें समझनी है वो क्या है, ज़्वीटरायन। क्या है, ज़्वीटरायन। तो ये क्या नया नया आ रहा है, तो अगर हमने पढ़ा ना हो तो नया नया लगेगा, लेकिन अगर पढ़ लिया तो कुछ है नहीं ज़्वीटरायन में। अच्छा चलो देखते हैं क्या है ज़्वीटरायन। एनिलीन रिएक्ट्स विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा एनिलीन है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, टू फॉर्म एनिलीनियम। एनिलीनियम मतलब NH2 था, NH3 और प्लस हो जाएगा, वही हमारा एनिलीनियम है। लेकिन अकेले एनिलीनियम नहीं है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्यों, क्योंकि H2SO4 है। ओके, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, देखो NH3, H2SO4 ही था ना, तो पूरा का पूरा H2SO4 यहाँ डाल दिया, तो H कितने हो गए, 2 और 2 4, तो देखो 3 और 1 4 हो गए, और SO4 है तो देखो SO4 भी है, पूरा का पूरा डिट्टो चिपका दिया है। ओके, तो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारा मिल गया। अब टेम्परेचर देखो तुम, 450। देखो ये तुम याद रखना, लेकिन अगर थोड़ा बहुत, जैसे कि तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं आ रहा है, भूल ही गए, एकदम ब्लाइंड हो गए कि भाई टेम्परेचर कितना था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, हाई टेम्परेचर। ओके, अगर देखो फिर ऐसा नहीं कि सर पढ़े ही नहीं, हाई टेम्परेचर लिख देंगे, नहीं, पढ़ो, याद ना, ये सब ट्रिक लास्ट मोमेंट के लिए है। ओके, कि अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसा लिखो, इट इज अ चांस, फिर ऐसे ही नहीं पढ़ाई करनी है, नहीं तो कहीं पे हम कुछ याद ही नहीं रखेंगे, फिर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, अरे भाई मार्क्स कहीं पे फिर कट जाएंगे। ओके, तो अगर भूल गए तो तुम लिख दोगे हाई टेम्परेचर। अच्छा चलो, तो अब क्या होगा, बस सिंपली हमारा क्या है, देखो ये जो हमारा बना है सॉल्ट, उसमें से एनिलीन तो है ही, तो NH2 तो है ही, तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा SO4 यहाँ पर है और 2 H है, तो होगा क्या यहाँ पर, SO3H हो जाएगा। देखो क्या क्या हो गया, यहाँ पे NH2 है, इसको थोड़ा सिंपल लिख दे, NH2। तो यहाँ पे कितने H बाकी रहे हैं, टोटल 4 H है, यहाँ पे टोटल 4 H है, उसमें से 2 यूज हो गए, 2 बाकी है। ओके, तो वो जो 2 बाकी है उसमें से यहाँ पे 2 H बाकी है,
वो दो H लिख देता हूं यहां साइड पे, H और H। और SO4 है, कितने हैं? SO4। तो यहां पर हमने क्या लिखा? SO3 लिखा है। क्या लिखा है? SO3। तो SO4 था तो SO3 लिखा है, मतलब एक्चुअली अभी भी एक O है। तो एक O हमारे पास, एक O अभी भी बाकी है। डन। और दो H थे यहां पर, टोटल कितने हैं? 4। 4 में से 2 यूज हो गए, एक यहां यूज हो गया। डन। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन रहा। डन। तो यहां पर क्या होगा? अगेन जो हम ये ले रहे हैं उसमें से H2O निकल जाएगा। क्या निकल? ये H और O तो निकल गया ना, और एक H एक्स्ट्रा निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे बना हमारा NH2 और ये क्या हो गया? SO3H। डन। अब क्या होगा? ये जो H है वो वापस ये SO3 जो है वो अपना H दे देगा, कोई नए को नहीं दे देगा, खुद को ही इंटर, जैसे इंटर मॉलिक्यूलर समझे थे हम, वैसे ही खुद को ही दे देगा। तो ये H यहाँ चला जाएगा, वो H वहां चला गया तो ये माइनस हो गया, तो SO3 माइनस, और ये प्लस हो गया तो NH3 प्लस। फिर से ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो एरो बताया गया है, जस्ट लाइक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही से सब्सटेंस में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और उसी को बोलते हैं हम ज़्विटर आयन। सिंपल। ओके, तो क्या किया हमने? एनिलीन लिया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया। अच्छा, तो उसका क्या? पूरा का पूरा H2SO4 एनिलीन के साथ जाने दो। तो क्या हुआ? NH3 बन गया, ये प्लस, एक H तो आ गया, अभी भी एक H बाकी है और SO4 बाकी है, तो बस वैसे ही लिख दो, एक H SO4। डन। ये क्या है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आयन। फिर हाई टेम्परेचर आ गया, फिर हाई टेम्परेचर के बाद क्या? अभी तुम्हारा एनिलीन है और नीचे है तुम्हारा SO3H। डन। अब ये SO3H का जो H है, मतलब एक्चुअल में H और O, लेकिन तुम्हारा एक H एक्स्ट्रा मिलके H2O निकलने वाला है। अब यहां से एक H जाएगा ऊपर, ये रहा, यहां से एक H जाएगा ऊपर तो NH3 प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये इसका भी नाम याद रखना, सल्फेनिलिक एसिड। डन। सल्फेनिलिक एसिड। तो सल्फेनिलिक एसिड और मतलब फिर इसको क्या नहीं बोल सकते क्या? सल्फेनिलिक एसिड, ये भी बन ही जाएगा, मतलब ज़्विटर आयन भी एक्चुअली सल्फेनिलिक एसिड ही है। हमें थोड़ी पता है, ये तो एकदम फटाफट होगा, जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम एकदम एग्जैक्टली नहीं देख सकते, वैसे ही ये भी बहुत फास्ट होगा। डन। तो सल्फेनिलिक एसिड है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो, हाँ देखो, गुड, ये भी पूछा जा सकता है अलग से, इंपॉर्टेंट। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो हम करते थे वो वही करते थे ना फ्रीडल क्राफ्ट में, वो एनिलीन नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है? ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। याद करो, हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ElCl3 लेते थे एज अ कैटालिस्ट, याद आया? तो अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लेंगे तो हमें कैटालिस्ट ये लेना पड़ेगा। हमारा एनिलीन बेसिक नेचर का है और ये भाई साहब एसिडिक नेचर के हैं। कौन? AlCl3। AlCl3 के ये कैटालिस्ट है, ये रिएक्टर नहीं है, ये कैटालिस्ट है, और वो एसिडिक नेचर का है, और हमारा एमाइन बेसिक नेचर का है। तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना देंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या होगा? अरे तो एक्चुअल में जो तुम्हें अल्काइलेशन करना था, एक्चुअल में जो तुम्हें एसाइलेशन करना था, वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? अरे वो होने के लिए वो ऐड तो होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास RNH2 है। डन। अब ये जो RNH2 है उसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं CH3Cl के साथ, तो अल्काइल क्लोराइड। डन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन, तो हम अल्काइलेशन के लिए अल्काइल ग्रुप तो होना चाहिए, तो अल्काइल क्लोराइड। लेकिन अगर ये तो डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, हमने देखा, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी तो इसके ऊपर कौन आ जाएगा? AlCl3। तो ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे, तो तुम्हारा तो सॉल्ट बन गया। सॉल्ट कैसे बनेगा? अरे प्लस माइनस वाला सॉल्ट, RNH2 और ये Cl3 हो जाएगा माइनस। डन। ओके, तो तुम्हारा सॉल्ट बन गया, और सॉल्ट बन गया तो सॉल्ट बन गया, तो फिर वो जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है और से एसाइल ग्रुप है उसको जोड़ने के लिए जगह ही बाकी रही नहीं। तो याद रखना, ये पूछा जाता है एग्जाम में
कि भाई क्यों ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है एनिलीन। ओके, क्यों? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तुम AlCl3 के बगैर कर नहीं पाओगे, ये वो तो नेसेसरी है। और AlCl3 का नेचर कैसा है? एसिडिक, और हमारा एमाइन होता है, एनिलीन होता है बेसिक, एसिड प्लस बेस, दैट विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, दैट्स राइट। ओके, salt formation with aluminum chloride, the Lewis acid, which is used as the catalyst. Due to this, nitrogen of the aniline requires positive charge and hence acts as a strong deactive group for the further reaction. तो further reaction होगी नहीं। Okay, deactivating group की तरह वो react करेगा। That's it। तो ये थी हमारी सारी की सारी chemical reaction। Understood? तो यहाँ हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऑफ एमाइन पढ़ी, ऑलमोस्ट तो कितनी पढ़ी? 7 पढ़ी। डन। कहां से स्टार्ट किया हमने एक देखा क्या? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर के बाद हमने क्या देखा? अल्काइलेशन, फिर एसाइलेशन देखा, फिर आज हमने देखा कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, फिर कार्बाइल एमाइन के बाद नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन देखी, फिर अभी लास्ट में हमने देखा एसिडिक एक रिएक्शन देखी हमने, एसिडिक हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, तो हिंसबर्ग रिएजेंट, और लास्ट में हमने देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डन। राजस्थान में जाओगे तो दाल बाटी खाए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं आ गया समझ में? ओके, तो सारी की सारी हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर ली। ओके, तो अच्छे से एक बार शॉर्ट में छोटी सी नोट्स बना के, ऐसा नहीं पूरे पेजेस भर देने, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है कि भाई हमने से पहला बेसिक नेचर था, तो बेसिक नेचर में क्या क्या देखा। उसमें तो हमने सिर्फ कंपैरिजन की, एमाइन की, एरोमेटिक एमाइन, एलिफेटिक एमाइन एंड एमोनिया की कंपैरिजन की। फिर हमने केबी और पीकेबी की वैल्यूज निकाली थी, उसके बेस पे हमने बताया था, याद है ना? ओके, तो वो सब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि थियरी में है क्या। पूरी थियरी नहीं पढ़नी है, इतना पढ़ोगे याद रह जाएगा। और याद समझ तो गए ही हम, लेकिन समझने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? याद भी रखना है। सिर्फ समझे और याद नहीं रहा तो नहीं चलेगा, और समझे भी और याद भी रहा लेकिन लिख नहीं पाए तो भी नहीं चलेगा। तीनों के तीनों फॉलो करना है। समझ तो लिया हमने, अब याद रखो। याद भी हो गया तो लिख कर प्रैक्टिस कर लो एक बार। अंडरस्टूड? पक्का? तो ये थी हमारी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन। नाउ आगे हमें जो केमिकल रिएक्शन देखनी है वो जो अभी हमने बनाया था, डायज़ोनियम सॉल्ट एंड ट्रिपल बॉन्ड सी वाला था ना। ओके, तो वो जो साइनाइड नहीं, सॉरी आइसोसाइनाइड नहीं, लेकिन हमारा जो डायज़ोनियम सॉल्ट बना था एन वाला एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाला डायज़ोनियम सॉल्ट बना था, उसके लिए हमें बहुत सारी रिएक्शंस देखनी है। देखो ये डायज़ोनियम सॉल्ट्स, तो बहुत सारी मेथड्स एंड ऑल सब कुछ गिवन है, तो वो हम नेक्स्ट देखेंगे। डन?